अस्सलाम वालेकुम सेकेंड ईयर साइंस। बेटा आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर है हमारा 18 और नाम है इसका द एटॉमिक स्पेक्ट्रा। चैप्टर है हमारा 18। द एटॉमिक स्पेक्ट्रा, ठीक है। चैप्टर नंबर है हमारा 18 और नाम है इसका द एटॉमिक स्पेक्ट्रा। अच्छा, इस चैप्टर में जो हम टॉपिक कवर करेंगे पहले हम वो देख लेते हैं, ठीक है। हमें क्या करना है, द रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम और एनर्जी फॉर हाइड्रोजन एटम हमें फाइंड करनी है। डेरिवेशन है ये, ठीक है। बोहर्स थ्योरी हम करेंगे और बोहर्स थ्योरी की हेल्प से हम क्या करेंगे कि फाइंड करेंगे रेडियस एंड एनर्जी फॉर हाइड्रोजन एटम। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे कि हमारे पास है लेज़र, ठीक है। लेज़र का कंप्लीट टॉपिक है, उसको हम देखेंगे और एक्स रेज। तो पहले जो भी मैं करवाने जा रही हूँ वो क्या है, बोहर्स थ्योरी। बोहर्स थ्योरी से पहले थोड़ा सा हम देख लेते हैं रदरफोर्ड थ्योरी। रदरफोर्ड थ्योरी तुम लोगों ने फर्स्ट ईयर में केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा और इसके अलावा मैट्रिक में भी पढ़ा होगा, ठीक है। और रदरफोर्ड थ्योरी से पहले भी हम देख लेते हैं कि ये स्पेक्ट्रा वर्ड किससे निकला है, स्पेक्ट्रम से। स्पेक्ट्रा वर्ड किससे निकला है, स्पेक्ट्रम से। तो हम पहले क्या कर लेते हैं, स्पेक्ट्रम की डेफिनेशन देख लेते हैं कि स्पेक्ट्रम की डेफिनेशन क्या होगी। ओके, सेकेंड ईयर साइंस, स्पेक्ट्रम क्या होता है। स्पेक्ट्रम इज अ वेवलेंथ एनालिसिस ऑफ अ सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है। स्पेक्ट्रम इज अ वेवलेंथ एनालिसिस ऑफ सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है। स्पेक्ट्रम है क्या, डेफिनेशन हम इसकी पहले देख लेते हैं। कि स्पेक्ट्रम क्या है। स्पेक्ट्रम इज अ वेवलेंथ एनालिसिस ऑफ सोर्स ऑफ लाइट। अच्छा, अब ये है क्या, असल में वेवलेंथ एनालिसिस होता क्या है कि देखो सिंपल से क्या है, हम सिंपल वर्ड्स में कैसे समझते हैं कि अगर मैं कहूँ मेरे पास एक एटम है, ठीक है ना। एटम है तो एटम में क्या होंगे, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स होंगे, ठीक है। मैंने कहा मेरे पास ये एटम है, ये न्यूक्लियस है और इसमें ये क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स हैं, ठीक है। और ऑर्बिट्स में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब क्या है कि हमें क्या पता है कि जब हम एटम को क्या करते हैं, एनर्जी देते हैं। एटम को जब हम एनर्जी देते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद इलेक्ट्रॉन हमेशा लोअर से कहाँ चले जाते हैं, हायर ऑर्बिट में। मैंने कहा ये है इलेक्ट्रॉन, इसने एनर्जी एब्जॉर्ब की। एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद ये कहाँ आ गया, हायर ऑर्बिट में, ठीक है। अच्छा, रूल क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं तो ये लोअर से कहाँ जाते हैं, हायर ऑर्बिट में। अच्छा, जो हायर ऑर्बिट होते हैं वहाँ पे ये ज़्यादा देर तक रहते नहीं हैं। जो नंबर ऑफ ऑर्बिट्स होते हैं तो हर ऑर्बिट का एक लाइफ टाइम होता है, ठीक है। हर ऑर्बिट का क्या होता है, लाइफ टाइम होता है। जैसे ही उसका लाइफ टाइम पूरा होता है तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, वो लाइफ टाइम पूरा करने के बाद अपने ऑर्बिट में वापस आता है। इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो लोअर से कहाँ जा रहा होता है, हायर ऑर्बिट में, और वही इलेक्ट्रॉन हायर से वापस आएगा लोअर में। इलेक्ट्रॉन वहाँ ठहरेगा नहीं, अपने असल ऑर्बिट में वापस आएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन दोबारा नीचे आएगा। जब एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लोअर से हायर ऑर्बिट में जाएगा। वही इलेक्ट्रॉन जब हायर से वापस लोअर में आता है, ठीक है, ऑर्बिट में, तो एनर्जी रिलीज करता है। ये जो इलेक्ट्रॉन है देखो, अब ये वापस कहाँ आएगा, लोअर ऑर्बिट में आएगा। जब ये लोअर ऑर्बिट में वापस आएगा तो ये एनर्जी रिलीज करेगा। पहले क्या करता है इलेक्ट्रॉन, एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और एब्जॉर्ब करने के बाद कहाँ जाता है, लोअर से हायर ऑर्बिट में। और वही इलेक्ट्रॉन वापस लोअर में आएगा तो क्या करता है, एनर्जी रिलीज करता है।
ये जो एनर्जी रिलीज कर रहा है इसको हम क्या कहते हैं, ये क्या है, स्पेक्ट्रम है। क्या है ये, स्पेक्ट्रम है। तो डिफरेंट जो मटेरियल होते हैं, ठीक है, मटेरियल होते हैं, हर मटेरियल का जो स्पेक्ट्रम है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। तो स्पेक्ट्रम क्या होता है कि जब इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद लोअर से हायर ऑर्बिट में जाते हैं और एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं तो हायर ऑर्बिट में जाएंगे, वही इलेक्ट्रॉन वापस लोअर में आएंगे। हायर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन ठहरता नहीं है, वापस आता है। जब वो वापस आता है तो एनर्जी रिलीज करता है। तो वो जो एनर्जी रिलीज करता है उसको हम क्या कहते हैं, वो क्या है, स्पेक्ट्रम की फॉर्म में हमें मिल रहा होता है, ठीक है। स्पेक्ट्रम क्या होता है, स्पेक्ट्रम में नंबर ऑफ लाइंस होती हैं या बैंड्स होते हैं, ये डिपेंड करता है कि वेवलेंथ, ये जो लाइट इमिट करता है, एनर्जी ये क्या करता है, रिलीज करता है, वो किस वेवलेंथ की है, ठीक है। स्पेक्ट्रम में होता क्या है, कुछ स्पेक्ट्रम में इस तरह से देखो, ये बहुत करीब करीब लाइंस होती हैं। कुछ स्पेक्ट्रम ऐसे होते हैं जिसमें ज़रा दूर दूर लाइंस होती हैं। कुछ स्पेक्ट्रम ऐसे होते हैं जो बैंड की फॉर्म में होते हैं। लाइंस इतनी ज़्यादा करीब होती हैं कि वो एक बैंड की फॉर्म में आ जाते हैं। स्पेक्ट्रम में असल में होता क्या है, ये एनर्जी रिलीज को शो कर रहा है, ठीक है, रिलीज एनर्जी को शो कर रहा है। ये क्या होते हैं, नंबर ऑफ लाइंस होती हैं जो हमें स्पेक्ट्रम में नज़र आ रही होती हैं, ठीक है। ये तो क्या था, स्पेक्ट्रम। ओके, अब हम आ जाते हैं रदरफोर्ड मॉडल की तरफ, ठीक है। रदरफोर्ड मॉडल की तरफ क्या था कि रदरफोर्ड ने क्या कहा, इसके भी 3 पोस्टुलेट थे कि रदरफोर्ड ने कहा, पहला इसका पोस्टुलेट क्या था कि द मास एटम डज नॉट पॉसेस यूनिफॉर्म डेंसिटी। एटम डज नॉट पॉसेस यूनिफॉर्म डेंसिटी। पहला पोस्टुलेट था एटम डेंसिटी, ठीक है। क्या था, एटम डज नॉट पॉसेस यूनिफॉर्म डेंसिटी, ठीक है। फिर था द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉन्सेंट्रेटेड इन अ स्मॉल कोर कॉल्ड न्यूक्लियस। फिर इसने क्या कहा कि जो एटम है उसका सेंट्रल पार्ट क्या होता है, ठीक है, वो क्या है, न्यूक्लियस। सेंट्रल पार्ट क्या है इसका, न्यूक्लियस, ठीक है। सेकंड के सेंट्रल पार्ट क्या है इसका, न्यूक्लियस। फिर इसका थर्ड क्या है हमारे पास, थर्ड पोस्टुलेट था इलेक्ट्रॉन्स आर इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम विद द न्यूक्लियस, दे मूव इन डिफरेंट ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है। इसके 3 पोस्टुलेट्स थे। अच्छा, अब इसका डिफेक्ट क्या था इसका रदरफोर्ड मॉडल का, कि रदरफोर्ड ने क्या कहा कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव करते हैं सर्कुलर ऑर्बिट में, न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट में क्या करते हैं, मूव करते हैं, और ड्यूरिंग मूवमेंट क्या करते हैं, एनर्जी रिलीज करते हैं। और जैसे जैसे ये एनर्जी रिलीज करते हैं तो इलेक्ट्रॉन जिस रास्ते पे मूव करते हैं उसका रेडियस कम होता चला जाता है, और एट द एंड क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ गिर जाता है, न्यूक्लियस में। कैसे, देखो मैंने कहा ये क्या है, न्यूक्लियस, ठीक है, ये क्या है, न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन ये क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट को शो कर रहा है, यहाँ है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब रदरफोर्ड मॉडल का ड्रॉबैक क्या है कि इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है तो सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है, ये देखो सर्कुलर शेप में मूव कर रहा है। फिर क्या है, जब ये मूव कर रहा होता है तो ड्यूरिंग मूवमेंट एनर्जी रिलीज करता है, ठीक है। रदरफोर्ड ने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन मूव करता है न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर शेप में, और जब ये मूव कर रहा होता है तो क्या करता है, ये कंटिन्यूअसली एनर्जी रिलीज करता है। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज करता है, देखो एनर्जी रिलीज किया तो अब इसका जो सर्कल है वो छोटा होता चला गया, देखो सर्कल छोटा हो रहा है, ये वाला सर्कल बड़ा है, फिर ये सर्कल छोटा हो गया, फिर और छोटा हो गया, फिर एट द एंड ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया। इसका रेडियस सर्कल जो है इतना छोटा हो जाता है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ गिर जाता है, न्यूक्लियस में, और वो एटम ख़त्म हो जाता है।
यानी ठीक है, अगर हम इसकी समरी लें तो क्या है कि इलेक्ट्रॉन मूव करता है, ड्यूरिंग मूवमेंट इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज करता है और आखिर में वो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, न्यूक्लियस में गिर जाता है और वो एटम ख़त्म हो जाता है। ठीक है, ये रदरफोर्ड का ड्रॉबैक था। ड्रॉबैक क्या है? पहली चीज़ तो क्या, इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है और एक ही ऑर्बिट में कंटिन्यूसली मूव करता है तो एनर्जी रिलीज नहीं करता। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिट में कंटिन्यूसली मूव कर रहा है तो वो एनर्जी रिलीज नहीं करेगा, पहली चीज़। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एनर्जी उस वक्त रिलीज करता है, अभी मैंने समझाया था कि जब इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर ऑर्बिट में आता है तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज करता है, बाहर निकाल रहा होता है। ठीक है, एक ही एटम में अगर इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज नहीं करेगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि इलेक्ट्रॉन कभी भी न्यूक्लियस में नहीं गिरेगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है कि इलेक्ट्रॉन कभी भी न्यूक्लियस में नहीं गिरता और ना ही एटम ख़त्म होता है। ठीक है, ये था इसका ड्रॉबैक। अब हम आ जाते हैं ये रदरफोर्ड थ्योरी, और अब हम आ जाते हैं बोहर्स एटॉमिक मॉडल। बोहर्स एटॉमिक मॉडल चैप्टर नंबर है ये 18, नाम है इसका द एटॉमिक स्पेक्ट्रा। ठीक है, अब मैं पढ़ाने जा रही हूँ बोहर्स एटॉमिक मॉडल। ठीक है, बोहर्स एटॉमिक मॉडल के भी क्या हैं हमारे पास, 3 पोस्टुलेट्स हैं। ठीक है, पहला पोस्टुलेट क्या था, बोहर्स एटॉमिक मॉडल के 3 पोस्टुलेट्स हैं। फर्स्ट पोस्टुलेट क्या है कि इलेक्ट्रॉन डज नॉट रेडिएट एनर्जी, इलेक्ट्रॉन डज नॉट रेडिएट एनर्जी व्हेन इट मूव्स अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, पहला ऑर्बिट क्या, पहला इसका पोस्टुलेट क्या है, इलेक्ट्रॉन डज नॉट रेडिएट, रेडिएट एनर्जी क्या होता है, रिलीज। ठीक है, रेडिएट क्या होता है, रिलीज। इलेक्ट्रॉन डज नॉट रेडिएट एनर्जी when it moves around the nucleus, when it moves around the nucleus। ठीक है, इलेक्ट्रॉन does not radiate energy when it moves around द न्यूक्लियस। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड मूव करता है तो वो एनर्जी रिलीज नहीं करता। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन जब एक ही ऑर्बिट में मूव कर रहा हो तो वो एनर्जी रिलीज नहीं करता, रेडिएट नहीं करता। ठीक है, इलेक्ट्रॉन सेकंड इसका पोस्टुलेट क्या है कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन ऑर्बिट्स में मूव करता है जिनका एंगुलर मोमेंटम किसके इक्वल होता है, NH/2π के। ठीक है, इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन ऑर्बिट्स में मूव करता है जिनका एंगुलर मोमेंटम किसके इक्वल होता है, NH/2π के। ठीक है, अच्छा, बोहर्स थ्योरी का फर्स्ट पोस्टुलेट क्या है, फर्स्ट पोस्टुलेट क्या था कि इलेक्ट्रॉन जब एक ही ऑर्बिट में मूव करता है तो ना तो वो एनर्जी रिलीज कर रहा होता है और ना ही एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। एक ही, ठीक है, ऑर्बिट में रहते हुए ना तो वो एनर्जी रिलीज करता है और ना ही एनर्जी वो क्या कर रहा होता है, एब्जॉर्ब कर रहा होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जब कंटिन्यूसली एक ही ऑर्बिट में मूव करता है तो वो ना तो एनर्जी रिलीज करता है और ना ही एब्जॉर्ब कर रहा होता है। ये क्या है, फर्स्ट पोस्टुलेट। सेकंड पोस्टुलेट क्या है कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन ऑर्बिट्स में मूव करता है, ठीक है, जिनका एंगुलर मोमेंटम किसके इक्वल होता है, NH/2π के। अच्छा, ये जो है H/2π ये इक्वल होता है H कट के। ठीक है, H/2π किसके इक्वल है, H कट के। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि L = NH कट।
अच्छा, एंगुलर मोमेंटम खुद क्या है कि जब चीज़ें स्ट्रेट लाइन में मूव करती हैं, मैंने कहा भाई ये गाड़ी है, अब ये मूव कर रही है स्ट्रेट लाइन में, जब चीज़ें और अच्छा एक और चीज़ कि ये मूव कर रही है स्ट्रेट लाइन में, इसका मास क्या है VAM और वेलोसिटी क्या है V, और जब चीज़ें स्ट्रेट लाइन में मूव करती हैं तो उसको हम कहते हैं, उस वक्त होता है इनका लीनियर मोमेंटम। क्या होता है इनके पास? लीनियर मोमेंटम। और लीनियर मोमेंटम को हम शो करते हैं किससे? P से। लीनियर मोमेंटम को हम शो करते हैं किससे? P से। और P होता है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। जब चीज़ें स्ट्रेट लाइन में मूव करती हैं तो उस वक्त हमारे पास क्या होता है? लीनियर मोमेंटम। और लीनियर मोमेंटम को P से शो करते हैं। और लीनियर मोमेंटम की डेफिनेशन क्या है? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। फर्स्ट ईयर में भी तुम लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये क्या है? लीनियर मोमेंटम व्हेन ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अच्छा, अब क्या है, मैंने कहा भाई ऑब्जेक्ट यही है, लेकिन अब ये सर्कल में मूव कर रहा है, सर्कुलर पाथ में, ठीक है। ऑब्जेक्ट यही है, लेकिन अब ये जो मूव कर रहा है, ये मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में, तो भी क्या होगा? इसका मास भी होगा, वेलोसिटी भी होगा, है ना। सर्कुलर पाथ में जब मूव करेगा तो भी इसके पास क्या होगा? मास भी होगा, इसकी वेलोसिटी भी होगी। लेकिन अब डिफरेंस क्या आ जाएगा कि अब जब ये मूव करेगा सर्कुलर पाथ में तो सर्कल का रेडियस भी हमारे पास आ जाएगा। जब चीज़ें सर्कल में मूव करती हैं तो उसको हम कहते हैं, उनके पास उस वक्त होता है एंगुलर मोमेंटम। और एंगुलर मोमेंटम को शो करते हैं L से। L इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ मास, वेलोसिटी एंड रेडियस, ठीक है। L क्या है? एंगुलर मोमेंटम। और L किसके इक्वल होता है? प्रोडक्ट ऑफ मास, वेलोसिटी एंड रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है। अब इसका बोहर्स थ्योरी का सेकंड पोस्टुलेट क्या है कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन ऑर्बिट्स में मूव कर सकता है जिनका एंगुलर मोमेंटम किसके इक्वल होता है? NH/2π के। H/2π इक्वल होता है H कट के। फर्स्ट पोस्टुलेट क्या है कि इलेक्ट्रॉन डज नॉट रेडिएट एनर्जी व्हेन इट इज मूविंग इन ऑर्बिट, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में मूव कर रहा होता है कंटिन्यूअसली, ठीक है, एक ऑर्बिट में मूव कर रहा है तो वो एनर्जी रिलीज नहीं करता। सेकेंड पोस्टुलेट क्या है कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन ऑर्बिट्स में मूव करता है जिनका एंगुलर मोमेंटम किसके इक्वल होता है? NH/2π के, ठीक है। अच्छा, ये H या H कट क्या है? कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं, इनकी वैल्यूज़ होती हैं, हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अभी सिर्फ इतना याद रखो कि सेकंड पोस्टुलेट क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स सिर्फ उन ऑर्बिट्स में मूव कर सकता है कि जिनका एंगुलर मोमेंटम किसके इक्वल होता है? NH/2π के, ठीक है। और एंगुलर मोमेंटम हमारे पास उस वक्त आ रहा होता है जब चीज़ें सर्कल में मूव करें। अगर चीज़ें स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही हैं तो हम कहते हैं लीनियर मोमेंटम। और लीनियर मोमेंटम हमारे पास किसके इक्वल होता है? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, ठीक है। फिर है इसका थर्ड पोस्टुलेट। थर्ड पोस्टुलेट हमें क्या बताता है कि जब इलेक्ट्रॉन किसी हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जंप करता है तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज करता है। मैंने कहा ये मेरे पास है एक एटम, ठीक है, ये है न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस हैं, ये इसके ऑर्बिट्स हैं। मैंने कहा भाई इलेक्ट्रॉन ये मेरे पास आउटरमोस्ट शेल में था, ठीक है, ये हायर ऑर्बिट में है। भाई अब ये जंप लगा के आ रहा है लोअर ऑर्बिट में, यहाँ आ गया। जब इलेक्ट्रॉन किसी हायर से लोअर ऑर्बिट में आता है तो ये एनर्जी रिलीज करता है, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन किसी हायर से लोअर ऑर्बिट में जंप लगाता है तो उस वक्त वो एनर्जी रिलीज करता है। अदरवाइज अगर इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली किसी एक ही ऑर्बिट में मूव कर रहा है तो ना तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है और ना ही एनर्जी रिलीज करता है। अच्छा, अगर ऐसे हो कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, इसने एनर्जी हमने इसे दी, एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाता है? हायर ऑर्बिट में। अब यहाँ आ जाएगा इलेक्ट्रॉन। एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद इलेक्ट्रॉन हमेशा कहाँ जाता है? हायर ऑर्बिट में। और हायर ऑर्बिट से जब वापस आता है लोअर ऑर्बिट में तो एनर्जी रिलीज करता है, ठीक है। ये क्या है? इसका थर्ड पोस्टुलेट। मैंने कहा इलेक्ट्रॉन जब हायर ऑर्बिट में था तो एनर्जी क्या है? EI, ठीक है, एनर्जी ऑफ इनिशियल ऑर्बिट। और जब ये लोअर ऑर्बिट में आ गया तो एनर्जी क्या है? EF, एनर्जी ऑफ फाइनल ऑर्बिट।
तो एनर्जी डिफरेंस जो हमारे पास आ जाएगा वो इक्वल होगा EI माइनस EF, एनर्जी ऑफ इनिशियल ऑर्बिट माइनस एनर्जी ऑफ फाइनल ऑर्बिट। ठीक है, ये तो क्या थे, बोहर्स थ्योरी के पोस्टुलेट्स थे। अब हमें क्या करना है कि हाइड्रोजन एटम का रेडियस फाइंड करना है। ठीक है, अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम फाइंड करने जा रहे हैं रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम बाय यूजिंग बोहर्स थ्योरी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम हम फाइंड करने जा रहे हैं। अब क्या है, रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, अच्छा, हाइड्रोजन एटम का रेडियस फाइंड करने से पहले हम देख लेते हैं कि हाइड्रोजन क्या होता है, सिंपलेस्ट एटम है। सिंपलेस्ट एटम क्यों है कि इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और एक ही प्रोटॉन होता है ना। जब हम एटम की बात करते हैं तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ होते हैं, न्यूक्लियस में होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अराउंड मूव कर रहा होता है ना, और यही जो मूव कर रहा है इसका पाथ है, इसको हम क्या कहते हैं, ये क्या है, ऑर्बिट, या फिर इसको शेल भी कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है, हाइड्रोजन जो है वो सिंपलेस्ट एटम है। सिंपलेस्ट एटम क्यों है कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन है। ठीक है, अच्छा, अब क्या है, जब हम रेडियस फाइंड करने जाएंगे तो पहले हम देख लेते हैं कि अगर हमारे पास हाइड्रोजन एटम है तो हमारे पास कौन कौन सी फोर्सेस है यहाँ पे। ठीक है, अच्छा देखो, प्रोटॉन क्या है, रेस्ट में है, और कहाँ है, न्यूक्लियस में है, और प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव। न्यूट्रॉन क्या है, न्यूट्रल। ठीक है, न्यूट्रॉन क्या है, न्यूट्रल। तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से, प्रोटॉन के पॉजिटिव चार्ज की वजह से न्यूक्लियस पे भी कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। अच्छा, अब क्या है कि प्रोटॉन रेस्ट में है और इस पे पॉजिटिव चार्ज है, ये न्यूक्लियस के अंदर है, तो इसकी वजह से हमें मिलती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कौन सी फोर्स मिल रही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे कूलम्स लॉ। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन है वो सर्कुलर पाथ में न्यूक्लियस के अराउंड मूव कर रहा है, तो ये हम क्या कहते हैं कि यहाँ पे कौन सी फोर्स एक्ट कर रही है, सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, कौन सी फोर्स एक्ट कर रही है, सेंट्रीपिटल फोर्स। और इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होता है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स दोनों इक्वल होती हैं। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स हमें पता है किसके इक्वल होती है, mv²/r, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए हम अप्लाई करेंगे कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ क्या होता है, अगर हम देखें कूलम्स लॉ की इक्वेशन क्या है, F = K Q1 Q2 /r², और यहाँ पे हम चार्ज क्या ले रहे हैं, इलेक्ट्रॉन, तो Q1 की जगह भी E रखेंगे, Q2 की जगह भी क्या रखेंगे, E रखेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये K Q1 की जगह E, Q2 की जगह E /r²। अब ये वाला एक R इस R से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया हमारे पास K, E और E क्या हो जाएगा, E² /r = mv²। ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन जो है वो रेस्ट में है, न्यूक्लियस के अंदर है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से हमें मिलती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और इलेक्ट्रॉन मूव करता है सेंट्रीपिटल, वो मूव करता है सर्कल में, तो हमें क्या मिलती है, सेंट्रीपिटल फोर्स। हमें पता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स किसकी इक्वल है, mv²/r, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे क्या करेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स की जगह रख देंगे mv²/r। Fe की जगह हम रखेंगे कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ की इक्वेशन क्या होती है, K Q1 Q2 /r²। Q1 की जगह E रखेंगे, Q2 की जगह भी E रखेंगे, एक R से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा K E² /r = mv²। ठीक है, ये इक्वेशन आ गई। जब ये इक्वेशन है तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अब R के लिए हम क्या फाइंड करने जा रहे हैं, रेडियस। ठीक है, तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, एक्सचेंज कर देंगे इनकी पोजीशंस को, तो ये हो जाएगा, ये इक्वेशन आ गई।
अब इसमें देखो k क्या है, कांस्टेंट, ठीक है, हमें पता है k होता है कांस्टेंट, वैल्यू क्या है 9 एक्सपोनेंट 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। E क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी कांस्टेंट होता है 1.6 एक्सपोनेंट -19 कूलम, ठीक है। M क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी कांस्टेंट है। अब रह गया V। अब हमें ये नहीं पता कि V की वैल्यू क्या है। जब इस इक्वेशन को मैं देखती हूँ तो K कांस्टेंट है, मुझे वैल्यू पता है, E कांस्टेंट है, मुझे इसकी वैल्यू भी पता है, M कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू भी हमें पता है, इलेक्ट्रॉन है तो भी पता है, प्रोटॉन है तो भी हमें पता है, ठीक है ना। लेकिन हमें ये नहीं पता कि ये जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है इसकी वेलोसिटी क्या है ना। इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है इसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो हम क्या करेंगे कि रेडियस हमें फाइंड करना है तो पहले वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड करेंगे, और वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे बोहर्स थ्योरी का सेकंड पोस्टुलेट। सेकंड पोस्टुलेट हमारे पास क्या था, एंगुलर मोमेंटम L। L क्या है, एंगुलर मोमेंटम इक्वल्स टू n h कट। n क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट को शो कर रहा है, h कट भी कांस्टेंट है, ठीक है। अच्छा L क्या है, एंगुलर मोमेंटम, मैंने इससे पहले बताया था एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मास वेलोसिटी एंड रेडियस ऑफ सर्कल। अब इस इक्वेशन से क्या करेंगे, हम V फाइंड करने जा रहे हैं, V को यहाँ रखेंगे, n h कट भी अपनी जगह पे है, ये R और M, इसको शिफ्ट कर देंगे, ये दोनों यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहाँ के क्या हो जाएंगे, डिवाइड, ठीक है। तो ये V की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन हमारे पास है इसको मैं उतार लेती हूँ, क्या है, R इक्वल्स टू के ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम वी स्क्वायर। इस V की जगह हम इसकी वैल्यू रख देंगे, ठीक है। V की जगह क्या करेंगे, ये जो हमने वैल्यू फाइंड की है हम ये रखेंगे, ठीक है। तो क्या है कि अच्छा V की वैल्यू हमारे पास क्या थी, ये रहा, ठीक है। V की वैल्यू हम यहाँ रख देंगे, इसकी जगह क्या है, n h कट डिवाइडेड बाय m r, V पे स्क्वायर है, देखो ये V की वैल्यू हम यहाँ इस V की जगह रखेंगे, V पे स्क्वायर था तो हम क्या करेंगे कि जो इसकी वैल्यू है उसमें भी स्क्वायर रखेंगे। हम क्या करेंगे, ये जो इसकी वैल्यू है यहाँ पे भी स्क्वायर रख देंगे, ठीक है। यहाँ देखो ये हमने V की वैल्यू फाइंड की, फिर ये मैंने वैल्यू रख दी रेडियस की। अब इस वैल्यू में इस V की जगह हम ये वैल्यू उठा के रख देंगे, V पे स्क्वायर था इसलिए जब इसकी वैल्यू मैंने रखी तो इस पर भी क्या किया, मैंने स्क्वायर लगा दिया। अब क्या है, इस स्क्वायर को जब हम हटाएंगे ये इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ भी देखो ये m इस m से कैंसिल हो गया, जो रिमेनिंग है उसको उतार लेते हैं हम। ये आ गई वैल्यू, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, सेट करेंगे। इस इक्वेशन को हमें क्या करना है, सेट करना है। सेट करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो डिवाइड हो रहा है हमारे पास इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे। जब चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में तो ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज़ रहेगी। ये डिवाइड को शो कर रहा है, ये लाइन किसे शो कर रही है, डिवाइड को। हम क्या करेंगे, ऊपर वाली वैल्यू को एज इट इज़ उतार लिया। जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो इसको पलट देंगे। पलटने से मुराद ये नीचे था, इसको ऊपर लिखेंगे, ऊपर वाली वैल्यू को हम नीचे लिख देंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, R और R को एक जगह पे कर लेते हैं, ठीक है। देखो दो R है, एक R ये है, एक R स्क्वायर, हमें तो सिर्फ R चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो क्या करेंगे कि इसको शिफ्ट कर रही हूँ, ये यहाँ पे ऊपर था नीचे आ जाएगा, और नीचे वाली चीज़ कहाँ आ जाएगी, देखो ये नीचे थी तो n स्क्वायर h कट स्क्वायर k e स्क्वायर और ये वाला m
नीचे आ गए, ये वाला आर स्क्वायर अपनी जगह पे था, इसको छोड़ के हम इन सब को हमने शिफ्ट कर दिया, तो के ई स्क्वायर एम यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, सेकंड साइड पे आके क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो गया। एन स्क्वायर एच कट स्क्वायर नीचे था यानी डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ आके ऊपर आ गया, मल्टीप्लाई हो गया। अब इस आर को भी शिफ्ट करेंगे, आर यहाँ पे ऊपर है, इस साइड पे आके कहाँ जाएगा, नीचे। अब एक आर से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम के लिए इक्वेशन आ गई, एन स्क्वायर एच कट स्क्वायर डिवाइडेड बाय के ई स्क्वायर एम। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एन एच कट के ई एम, ये सारी वैल्यूज़ क्या हैं, कांस्टेंट हैं। ठीक है, सारी वैल्यूज़ क्या हैं, कांस्टेंट हैं। हाइड्रोजन एटम है तो हाइड्रोजन एटम में सिर्फ एक ही ऑर्बिट होता है, तो नंबर ऑफ ऑर्बिट यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1, क्योंकि हाइड्रोजन में एक ही ऑर्बिट होता है। ठीक है, फिर इसके बाद हम रखेंगे इनकी वैल्यूज़, सारी चीज़ें क्या हैं यहाँ पे, कांस्टेंट हैं। ठीक है, अच्छा एच कट की मैं वैल्यू बता रही हूँ, इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, पूरे को हम सॉल्व करेंगे। एच कट इक्वल होता है 1.05 एक्सपोनेंट माइनस 34, के होता है 9 एक्सपोनेंट प्लस 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ई है 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 kg और एम है 9.11 एक्सपोनेंट माइनस 31, सॉरी ये केजी नहीं कूलम होगा, चार्ज है ये। ठीक है, यहाँ केजी आएगा, ये वैल्यू आ गई। ये सारी वैल्यूज़ हैं, हाइड्रोजन में एक ही ऑर्बिट होता है, इनकी जगह 1 रख देंगे। ठीक है, ये सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम आ जाएगा 0.53। ठीक है, ये सारी वैल्यूज़ रख के क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। सारी वैल्यूज़ रख के जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आएगा 0.53 एंगस्ट्रॉम। 0.53 पहले मीटर में देख लेते हैं। ठीक है, अगर n की वैल्यू हम ना भी रखें, n की वैल्यू ना भी रखें तो ये n स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, बल्कि इसमें आएगा ऐसे। ठीक है, मैंने क्या किया, एन स्क्वायर को ऐसे ही रहने दिया, एच कट की जगह रखेंगे क्या 1.05 एक्सपोनेंट माइनस 34, एच कट पे स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर करेंगे, के की जगह इसकी वैल्यू रखेंगे, ई पे स्क्वायर लगाएंगे, एम की जगह एम की सारी वैल्यूज़ लिखेंगे। जब मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो लास्ट में ये आंसर आ जाएगा। अच्छा, ये जो होता है 10⁻⁻10 मीटर, ये इक्वल होता है 1 एंगस्ट्रॉम पे के, तो ये हो जाएगा 0.53 माइनस 10 की जगह ये एन स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ये हमारे पास आ गया आंसर, रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आंसर हमारे पास आ गया। ठीक है, इसके बाद है एनर्जी की डेरिवेशन बाकी है, वो मैं कल करवाऊंगी। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, आज का लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इसको गौर से देखना, समझना और पढ़ना। ठीक है, इसका टेस्ट भी मैं लूँगी, पहले हम इसके न्यूमेरिकल करेंगे फिर टेस्ट लूँगी। कोई अगर कन्फ्यूजन है, कुछ समझ में नहीं आता तो मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ लेना बेटा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? गौर से सुना करो और जितना काम है इस सबको फेयर करना है। क्या करना है? इस सबको फेयर करना है।